हेलो माय डियर स्टूडेंट, राधे राधे। आज केमिस्ट्री का पार्ट 3 देने जा रहे हैं। पहला में दे दिए थे रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण, और दूसरा अम्ल क्षारक एवं लवण, और अब तीसरा देने जा रहे हैं धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोलते हैं उसी को। तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। तो पहला देखते हैं क्या है, सबसे कठोर तत्व कौन है। तो आप लोग जानते हैं सबसे कठोर तत्व कौन होगा, तो ये हीरा होगा। फिर दूसरा में है वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। कौन होनी चाहिए, अधातु। तो कौन सा अधातु है, तो ग्रेफाइट, जो क्या है विद्युत का सुचालक है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। निम्न में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जाता है। तो इसमें कौन होगा, तो जस्ता होगा, फास्फोरक होगा, गंधक होगा, ऑक्सीजन होगा। तो 3 नंबर के क्या होगा, जस्ता हो जाएगा। फिर निम्न में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील है। तो सबसे अधिक क्रियाशील आप लोग को हम बताए थे ट्रिक के साथ, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन है जो आ गया, तो के से पोटेशियम हो जाएगा, फिर नाथ से सोडियम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सबों में से देखना है कौन आएगा, केदारनाथ का मालिक उस जैसा में। तो यहाँ 4 नंबर का क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ये हो जाएगा कॉपर। ये सबों में देखिए तो कॉपर ये सभी से क्या होगा, आगे आएगा। फिर है पारद एक प्रमुख अयस्क है। तो पारा को ही बोला जा रहा है, ये किसका प्रमुख अयस्क है, पारद का एक प्रमुख अयस्क कौन है, ये सब दिया हुआ है। तो ये सब में से कौन है, तो 5 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 5 नंबर का ए हो जाएगा। पारा का एक प्रमुख अयस्क का नाम क्या है, तो सीनेबार नाम है। फिर निम्न कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जाता है। चांदी है, पारा है, सोडियम है, सोना है। तो कौन सा हो जाएगा 6 नंबर में, तो सी हो जाएगा सोडियम। सोडियम ही एक मुलायम धातु है जिसको चाकू से काटा जाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। तो कौन है, ब्रोमीन है, पारा है, तांबा है, एल्युमिनियम है। तो 7 नंबर का क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। उसके बाद इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। कौन हो जाएगा, कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम एवं सल्फर। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे जो ठंडा जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 8 का वी नंबर हो जाएगा। फिर है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो कौन सा हो जाएगा, तो पारा हो जाएगा। और धातु में आएगा तो आप लोग जानते हैं ब्रोमीन धातु में पारा। फिर 10 नंबर में है निम्न में से किसे चाकू से काटा जाता है। अभी बताए थे यहाँ तो सोडियम और लिथियम, तो लिथियम है, सोडियम तो है नहीं। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। 10 नंबर का ए हो जाएगा। फिर है निम्न कौन सी धातुएं गैसीय अवस्था में पाई जाती है, नॉन मेटल। कौन सी नॉन मेटल रहेगा जो क्या है गैसीय अवस्था में पाया जाएगा। तो 11 का क्या हो जाएगा, तो 11 का ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। फिर है सर्वाधिक तन्य धातु। कौन सा तन्य धातु है जिसको पीटकर पतला, ये एक तो चादर बनाते हैं, एक तार निकालते हैं खींचकर। तो सोना होगा, चांदी होगा, तांबा होगा, एल्युमिनियम होगा। तो 12 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ये सोना हो जाएगा। इसी को तो पतला के तार बन के रूप में बनाया जाता है। जो ये तन्यता में आ गया जाएगा, जो अगाधवर्धीयता आएगा तो उसमें पिचकर पतले चादर बनाया जाता है। पृथ्वी की भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों का यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज, अयस्क, गैंग या फ्लक्स क्या बोलते हैं। 13 नंबर बताइए। तो 13 का जो होगा ए नंबर खनिज है। फिर है वह कौन सा धातु है जो विद्युत का कुचालक है। कुचालक यानी बेड कंडक्टर है। तो 14 नंबर का क्या हो जाएगा, कौन सा है, तो 14 का ए हो जाएगा, लेड हो जाएगा। ये एजी है, ये कॉपर है, ये एल्युमिनियम है। 15 नंबर है पीतल किसका उदाहरण है। धातु है, धातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो ये क्या होगा, मिश्र धातु हो जाएगा। फिर है कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है। 16 नंबर का क्या हो जाएगा, गैलियम, बी नंबर में। फिर खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, अयस्क कहते हैं, धातुमल कहते हैं या फ्लक्स कहते हैं। तो 17 का क्या हो जाएगा, ए नंबर, गैंग कहते हैं। निम्न में से सबसे कम क्रियाशील कौन हो जाएगा, सबसे कम क्रियाशील देखिए कौन हो गया, पोटेशियम तो सबसे ज्यादा है, सोडियम आता है उसके बाद, फिर एजी सिल्वर है, एयू कौन आ जाएगा, देखिए यहाँ में से तो कौन आ जाएगा, चांदी, एजी। 18 नंबर का क्या हो जाएगा, 18 में बहुत जगहों पे क्या है, 18 का एयू सोना, और यहाँ कम क्रियाशील में कहीं चांदी भी देखने के लिए मिलता है, तो यही दुग में होगा। तो क्या हो जाएगा, तो एजी ही रहता है, लेकिन बहुत जगह क्या हो जाएगा, ये तो चांदी है, ये सोना है, तो बहुत जगह जो है कि एजी को माना जाता है।
कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? कौन सा नहीं होता है? 19 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 19 नंबर में हो जाएगा ये Au है, वो संक्षारित जल्दी नहीं होता है। ये आयरन भी हो जाता है, एल्युमिनियम होता है, कॉपर भी होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन धातु को केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं? वो होना चाहिए केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। सो है मैग्नीशियम, सोडियम, पारा, टंगस्टन। तो मैग्नीशियम, पोटेशियम हो गया, ये सब अत्यधिक क्रियाशील धातु रहते हैं, इसीलिए इसको सोडियम यानी केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं। यहाँ है सीसा एवं टीन मिश्र धातु को क्या कहते हैं? जिसमें टीटा यानी सीसा और टीन का मिश्र धातु रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? तो 21 का क्या हो जाएगा? तो ए में रहेगा सोल्डर में ही तो सोल्डिंग की करता है, उसी में रहेगा क्या रहेगा? सीसा एवं टीन के मिश्र धातु रहता है। तो ये ए नंबर हो जाएगा 21 का। फिर 22 में चलते हैं। 22 में क्या आया है? 22 में है निम्न में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? कौन होता है विद्युत का सर्वोत्तम? कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया। तो 22 नंबर का क्या हो जाएगा? ये भी कॉपर रहता है। फिर है गंधक, एक क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। 23 का बी हो जाएगा, अधातु है। फिर है चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, उदाहरण है, किसका उदाहरण है? 24 का किसका उदाहरण है? तो ये संक्षारण का उदाहरण है। फिर निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? कौन सा धातु सर्वाधिक तन्य है? सोना है, लोहा है, तांबा है, जस्ता है। 25 का ये हो जाएगा सोना। फिर धातुओं की क्रियाशीलता को सही क्रम में जोड़ना है तो डी नंबर का 24 का क्या होगा? पहले सोडियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा, जिंक आएगा, कॉपर आएगा, डी हो जाएगा। फिर धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो उसका जो होता है धात्विक ऑक्साइड का जो प्रवृत्ति होता है वो क्षारकीय होता है और अधात्विक ऑक्साइड का अम्लीय होता है। तो इस तरह से होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? बी नंबर। अब शॉर्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शॉर्ट टर्म वाला में अति लघु उत्तरीय में कि धातु क्रम किसे कहते हैं? तो अयस्क से धातु का निष्कर्षण करना, परिष्करण कर उपयोग बनाने के प्रक्रम को ही धातु क्रम कहते हैं। फिर यहाँ देखिए आयनिक यौगिकों का गलनांक ऊंच क्यों होता है? तो आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक ऊंच होता है क्योंकि ये मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। फिर है तीसरा नंबर में हाइड्रोजन एक अधातु है, फिर भी उसे सक्रियता श्रेणी के जगह दी गई है। क्यों? देखिए जानते हैं कि धातुओं की तरह हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तथा धन आयन बनाता है यानी H+ आयन, इसलिए हाइड्रोजन को सक्रियता श्रेणी में जगह दे दिया गया है। अब समझ में आया? फिर है कारण बताइए कि धातु क्यों विद्युत धारा संचालित करती है? तो धातु में विद्युत संचालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्यों करता है? आंसर मिल गया, फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं जिससे वह विद्युत धारा के प्रवाह को अल्प प्रतिरोध उत्पन्न करता है, इसलिए। फिर है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। फिर है जब कोई धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस सदैव उत्पन्न करती है? इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण लिखे। तो कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। रासायनिक समीकरण जिंक होगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा और H2 हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। फिर है सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? देखिए शॉर्ट में भी पढ़े थे, तो यहाँ हम थोड़ा सा शॉर्ट में ही ये भी क्वेश्चन है और पहले भी MCQ में पढ़े थे। तो क्यों है? तो सोडियम क्या है? अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम को बताए थे कि ये सक्रियता श्रेणी के सबसे ऊपर में है। कौन है? पोटेशियम है, सोडियम है, ऐसे करके आता है। तो सोडियम अभिक्रियाशील धातु है, यह हवा में स्वतः जलने लगता है और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए, आकस्मिक आग को रोकने के लिए ही इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसीलिए यहाँ सोडियम प्लस ऑक्सीजन ये बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा? सोडियम ऑक्साइड। फिर है सोल्डर नामक मिश्र धातु कौन सा अवयव है? तो सोल्डर नामक मिश्र धातु में 2 अवयव होता है, एक सीसा होता है, दूसरा टीन होता है। फिर एक्वा रजिया क्या होता है? तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक्वा रजिया क्या होता है? तो सांद्र डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल 3:1 का मिश्रण एक्वा रजिया का होता है। फिर है तांबा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो तांबा और टिन के मिश्र धातु को, तो ये कांसा जो है तांबा और टिन का मिश्र धातु है। जान गए? तांबा और टिन का क्या है? कांसा है। तांबा एवं जस्ते के मिश्र धातु का क्या नाम है? तो पीतल है। तांबा और जस्ते का, तो पिताजी से ये ट्रिक अपनाइएगा। पिताजी, पी से पीतल होगा, ता से तांबा होगा, जा से जस्ता होगा। तब ये तांबा और जो जस्ते है ना, उसी का मिश्र धातु का नाम है पीतल। पीतल का क्या होता है? तांबा और जस्ता।
फिर है एक धातु का उदाहरण दीजिए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो धातु में पारा हो जाएगा, अधातु में ब्रोमीन। फिर एक अधातु का उदाहरण जो द्रव अवस्था में ही रहता है, आयोडीन है। एक अधातु जो है द्रव अवस्था में और कमरे की ताप पर आएगा तो ब्रोमीन आएगा। फिर है शुद्ध रूप में धातुओं की सतह चमकदार होता है। क्यों होता है? तो धातुओं को मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर गतिशील हो जाते हैं, जैसे जिससे उष्मा ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। इसलिए धातु की सतह प्रकाश को परावर्तित कर देता है, जिससे धातु की सतह चमकदार दिखाई देता है। फिर मिश्र धातु किससे तैयार किया जाता है, क्वेश्चन में रहेगा। तो पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है और उसी के पश्चात क्या होता है, दूसरे तत्वों के एक निश्चित अनुपात में इसे विलीन किया जाता है और इसी कमरे के ताप पर क्या होता है, शीतलीकृत किया जाता है, जिसके फलस्वरूप समंगी मिश्रण प्राप्त होता है और वह मिश्र धातु कहलाता है। फिर क्या जानेंगे, खनिज एवं अयस्क में अंतर क्या होता है। खनिज और अयस्क में क्या अंतर होता है, देखिए खनिज एवं अयस्क। खनिज क्या होता है, भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को ही खनिज कहते हैं। यहाँ देखिए अयस्क क्या होता है, वे खनिज जिससे धातु आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता है, उसी को अयस्क कहते हैं। फिर सभी खनिज से धातु निष्कर्षण नहीं हो सकता है, लेकिन सभी अयस्कों से धातु निष्कर्षण होता है। अंतर देख रहे हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। अब जानेंगे भर्जन एवं निस्तापन में दो अंतर है। भर्जन एवं निस्तापन में, तो भर्जन क्या होता है, इसे अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। निस्तापन क्या होता है, इसे अयस्क की सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। और भर्जन क्या होता है, यह प्रायः ही सल्फाइड अयस्क के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ निस्तापन क्या है, तो ये प्रायः कार्बोनेट अयस्क के लिए उपयुक्त है। आप सोच लीजिए, निष्पातन रहेगा वो कार्बोनेट अयस्क के लिए रहेगा और भर्जन रहेगा वो सल्फाइड अयस्क के लिए रहेगा, H2S, और ये कार्बोनेट अयस्क के लिए CH2। उसके बाद है सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। इसका कारण क्या होता है, क्यों इसका उपयोग करते हैं, दूसरे धातु का क्यों नहीं करते हैं। तो सोना एवं चांदी अत्यधिक आघातवर्ध्यता एवं तन्य होते हैं। चलिए मिल गया, ये अत्यधिक जो होता है आघातवर्ध्यता और तन्यता होता है। इसकी तन्यता इतनी अधिक होती है कि जिसके कारण पतली से पतली तार खींची जा सकती है। और शुद्ध सोना चांदी काफ़ी नर्म होता है और इसे उच्च चमक भी होती है और धातु की अपेक्षाकृत कम भी क्रियाशील भी होता है, इसीलिए इसका उपयोग सोना एवं चांदी के आभूषण बनाने में होता है। फिर जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, तो लोहे के कील रंग के लोहे के ऊपर कॉपर जमा होने के कारण ये भूरा हो जाता है। Fe प्लस कॉपर सल्फेट बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर। यहाँ देख रहे हैं विस्थापन रिएक्शन नजर आ रहे हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर है कारण बताइए कि धातु क्यों विद्युत धारा को संचालित करता है, क्यों करता है संचालित। तो धातु में विद्युत धारा का संचालित करता है क्योंकि धातु स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन में पाए जाते हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो धातुओं की विद्युत धारा संचालित करने में अनुमति देते हैं। अब उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण देना है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक रिएक्शन। तो ऐसे धात्विक ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकार की होती है, ये आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी बताए थे, तो उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे ये क्या हुआ, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड के उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण होता है। फिर जानेंगे एक धातु और अधातु का उदाहरण दीजिए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो धातु में मरकरी हो जाएगा, अधातु में ब्रोमीन हो जाएगा, जो क्या होगा, द्रव अवस्था में पाया जाएगा। फिर है भर्जन क्या उदाहरण दीजिए। सल्फाइड अयस्कों की वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने के या ऑक्साइड में बदल जाता है और भाप में बदल जाने वाली अशुद्धियां बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को ही हम लोग भर्जन कहते हैं। और भर्जन में जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन होगा और जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर ऑक्साइड ये हो जाएगा। फिर यहाँ है निस्तापन क्या है, उदाहरण दीजिए। आप लोग को एग्जाम के लिए ये तुरंत में ये जो इम्पोर्टेंट है उसको हम आप लोग को करवा रहे हैं, बाकी बात एक्सप्लेन अच्छा से करेंगे स्कूल में। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक तापन पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है और भाप में बदलने वाली अशुद्धियां बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। जैसे जिंक कार्बोनेट प्लस ऊष्मा और जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। धातु निष्क्रमण प्रकरण में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। क्यों किया जाता है, चलिए जानेंगे कि किसी भी धातु उसकी सल्फाइड और कार्बोनेट की अपेक्षा उसकी ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। इसलिए अपचयन से पहले ही धातु सल्फाइड एवं कार्बोनेट धातु ऑक्साइड में बदल लेना आवश्यक होता है। अब प्रश्न जानेंगे।
प्रश्न कितना है, तो 13 गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, स्टील का नहीं, ऐसा क्यों, कारण बताइए। आखिर के टैंक में, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का ही उपयोग क्यों होता है, उसका जगह स्टील का क्यों नहीं होता है। तो जानेंगे। तांबा जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करता है। समझ गए, यू आर अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट, कि तांबा जो है जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन लोहा जो होता है वाष्पन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसलिए गर्म जल का टैंक बनाने के लिए तांबे का उपयोग किया जाता है, ना कि स्टील का इसलिए प्रयोग नहीं होता है। फिर अगला 14 नंबर क्वेश्चन जानेंगे। तांबा के बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है, कारण बताइए। तो तांबा का क्षारकीय का कॉपर कार्बोनेट की लेयर बन जाती है, जिसके कारण उसका रंग मलिन हो जाता है। जब तांबे के बर्तन नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है, तो नींबू या इमली की उपस्थिति अम्लीय पदार्थ का कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर तांबे के बर्तनों को अलग कर देता है, जिससे बर्तन साफ होकर चमकने लगता है और खट्टा पदार्थ जो है क्षारकीय कॉपर कार्बोनेट को हटाने में सक्षम होता है। इसलिए खट्टा पदार्थ को बर्तन को साफ करने में प्रभावी होता है, इफेक्ट डालता है। अब चलिए थोड़ा दीर्घ उत्तरीय में समझते हैं, थोड़ा देखते हैं कि एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो हथेली पर रखने पर ही पिघलने लगता है, बताए थे। और क्या था, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का नाम बताइए। सी में क्या हो गया, आयनित यौगिकों ठोस अवस्था में विद्युत चालन नहीं करते हैं, परंतु गलित अवस्था में यह जलीय विलयन के रूप में विद्युत का चालन करते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, देखिए। आपको यदि लॉन्ग टाइप में रहेगा तो उसमें ABCD करके दिया हुआ रहेगा, शॉर्ट वाला ही क्वेश्चन। तो ये हथेली में रखने पर पिघलने लगता है, उसका नाम गैलियम है। क्या नाम है, गैलियम। और फिर उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में है तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड बताए थे, Al2O3 प्लस ZnO, ये हो जाएगा। फिर सी नंबर वाला क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा, आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन जलीय विलयन के रूप में विद्युत का चालन करते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, यह है कि आयनिक यौगिकों का जो होता है, क्या होता है, द्रवनांक और क्वथनांक जो होता है, बॉइलिंग ये क्वथनांक हो गया, द्रवनांक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, इस तरह से, तथा द्रवित अवस्था में जलीय विलयन के विद्युत का सुचालक होते हैं। अब दूसरा में जानेंगे, ए में है थर्मिट अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण एवं उसके उपयोग लिखने बोल रहा है। फिर है दूसरा बी में है संचारण के लिए आवश्यक शर्तों। तो ए में क्या होता है, एक 1 में कि थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है, तो ये फेरस ऑक्साइड Fe2O3 एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराने पर ये क्या बन जाएगा, फेरस, और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। इस अभिक्रिया का उपयोग रेल की पट्टी एवं मशीनों को पुर्जों दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है, किसका, 2 नंबर का। उसके बाद फिर में संचारण के लिए आवश्यक शर्तों क्या होता है, तो संचारण के लिए चलिए समझते हैं, वायु की उपस्थिति एवं जल की उपस्थिति। फिर है पारा एक मुख्य आवश्यक अयस्क का, पारा एक मुख्य अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखिए। इस अयस्क को किस विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जाता है, परंतु पारा धातु को उसके ही अयस्क से निष्कासन के लिए प्रयुक्त समीकरण को लिखना है। तो मुख्य अयस्क है, सीने बार का सूत्र है HgAs, हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, Hg सल्फाइड। ये जो पारा का Hg होता है, रेस होता है, तो उसी है Hg, सीने बार का सूत्र है Hg सल्फाइड। फिर है कि वायु की उपस्थिति में सबसे पहले ही मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO में बदल जाता है। अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड का मरकरी में अपचयन हो जाता है। आप लोग को बताए थे केमिकल रिएक्शन एवं उसकी रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण में बताए थे कि उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि एंड हाइड्रोजन की ह्रास, और अपचयन में होता है हाइड्रोजन की वृद्धि एंड ऑक्सीजन की ह्रास। तो यहाँ पे अपचयन हो रहा था, हाइड्रोजन की वृद्धि होगा और ऑक्सीजन की ह्रास होगा। तो यहाँ जानेंगे क्या है, तो ये है ये पारा का ही फॉर्मूला है, Hg है, और पारा का ही अयस्क होता है, सीने बार, फिर ऑक्सीजन है, देने पर ये क्या हो गया, HgO बन गया, पारा ऑक्साइड बन गया और SO2 बन गया। देखिए इस तरह से हो रहा है HgS, और फिर हीट देने पर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब धातु एवं अधातु की 3 भौतिक एवं रासायनिक गुणों को अंतर लिखना है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, धातु अधातु तो सब जानते हैं, मेटल एवं नॉन मेटल, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, लेकिन इसको फिजिकल एंड रासायनिक दोनों, यहाँ है भौतिक और रासायनिक, फिजिकल एंड केमिकल मेरिट को देखते हुए लिखना है।
तो धातु एवं अधातु की भौतिक अंतर क्या होता है? तो भौतिक अंतर जो फिजिकल डिफरेंसेस होता है वो क्या होता है, धातुएं जो होते हैं, धातुएं उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होते हैं, जबकि यहाँ धातु के बारे में बोला जा रहा है कि धातु जो होता है उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होते हैं, जबकि अधातुएं उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होते हैं। वो गुड कंडक्टर होते हैं मेटल, और नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं। बी नंबर में धातुएं तन एवं आघात वर्धीयता होते हैं, जबकि अधातुएं भंगुर होते हैं। फिर है धातुएं एवं अधातुएं की रासायनिक अंतर, ये तो पढ़ लिए थे। क्या है, फिजिकल डिफरेंसेस पढ़ रहे थे, तो यहाँ पढ़े थे धातुएं जो होता है गुड कंडक्टर होता है, बट नॉन मेटल जो होता है अधातुएं गुड कंडक्टर यानी कि क्या होता है, कुचालक नहीं होता है, ये इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर को बेड कंडक्टर भी बोल सकते हैं। फिर होता है धातुएं आघातवर्ती तन होते हैं, तो बता दिया कि धातुएं जो होता है भंगुर होते हैं। फिर धातु अधातु का केमिकल डिफरेंस जानेंगे। धातुएं ऑक्सीजन के संयोग से क्या होता है, भास्मिक ऑक्साइड यानी बेसिक ऑक्साइड का निर्माण करता है, जबकि अधातुएं ऑक्सीजन के संयोग से एसिडिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो जानेंगे धातु में बेसिक ऑक्साइड करेगा और अधातु में एसिडिक ऑक्साइड का निर्माण करेगा। फिर धातुएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, जबकि अधातुएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अथवा सल्फ्यूरिक अम्ल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देख लिए दोनों में अंतर, एक फिजिकल डिफरेंसेस बताएं और दूसरा केमिकल डिफरेंसेस बताएं। चलिए अब जानेंगे खनिज और एस्को में कोई दो अंतर लिखना है, तो यहाँ जानेंगे क्या होता है खनिज तथा एस्क में अंतर है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए यहाँ धातु का वह गुण जिससे यह पीटकर पतदार चादर बनाया जाता है आघात वर्धीयता कहलाता है। सोना एवं चांदी बहुत अधिक आघात वर्धीयता होते हैं, जिसके कारण सोना को पीटकर कागज के समान पतले चादर बनाए जा सकते हैं और लोहा को पीटकर विभिन्न कृषि औजार बनाए जा सकते हैं। फिर दूसरा नंबर है आघात वर्धीयता क्या होता है, उदाहरण दीजिए बी नंबर का। तो आघात वर्धीयता क्या होता है, तो यही बताया कि ये क्या होता है। फिर सी नंबर क्या होता है, तांबे को विद्युत अपघटनीय परिष्करण में इलेक्ट्रोड में अशुद्ध धातु बनाया जाता है। यहाँ है तांबे विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध से एनोड में ही बनाया जाता है। अब मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 का निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो मैग्नीशियम का क्या होता है, यदि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे तो 2 8 10 12 है, तो 2 8 10 12 हो गया, और फिर MgO प्लस हो जाएगा 2 8 और 2 इलेक्ट्रॉन, ये माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को एक त्याग कर रहा है। और क्लोरीन क्या रहा है 2 8 7, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है माइनस में आया, मतलब ये क्या होगा 8 2 10 17, ये 17 हो गया, तो एक ही लेगा, तो यहाँ ये 2 8 8 बन जाएगा और एक क्लोराइड धनायन बन जाएगा। इस तरह से इसका है। फिर है बॉक्साइड की किस धातु का मुख्य है, इसका है तो धातु ये जो मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, आयरन एवं पोटेशियम को अभिक्रिया में घटते हुए व्यवस्थित करना है, ये सब अभिक्रिया का। तो क्या होगा, बॉक्साइड का मुख्य रूप एल्युमिनियम होता है, एल इसका सिंबल होता है, और धातु का एस होता है। एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्राप्त किया जाता है। तो जानेंगे पहले सबसे ज़्यादा किसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखा जाए तो पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, फेरस है, कॉपर है। के सबसे अधिक है, Mg के बाद है, उसके बाद जिंक मध्य है, Zn से कम है और कॉपर सबसे कम है। इस तरह से आपका जो था मेटल एंड मेटल्स जो था वो यहाँ एंड हो गया। यदि आप इतना भी पढ़ लीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। जो ये आने वाला आप लोग का 44 से स्टार्टिंग है, 4 अगस्त से वो एग्ज़ाम में। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।